हमारे 15-16 लोग बिके हैं। बिकाऊ लोगों से जो बकौल आपके बिकाऊ हैं, क्या आप कल उन्हीं से एतमाद का वोट लेंगे? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे ऊपर लटकाएं। वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी। आप पर अदम एतमाद हो गया। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर कोई अप डाउन हो गया फिर कल तो अपोजिशन के लिए वैसे ही एक अजीब दिन होगा। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे कि अदम एतमाद कब होगा और कहाँ होगा। इलेक्शन कमीशन के बारे में तो उन्होंने बयान दे के तौहीन कर दी। इलेक्शन कमीशन को दुखी होने की तो बात नहीं है, तो थोड़ा सा शर्मिंदा होने की बात है। कल कौमी असम्बली में अपोजिशन का कोई रुख नहीं जाएगा। अवाम का रुख तो कब से बदला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वजीर आजम इमरान खान कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। फवाद चौधरी साहब आज कह गए कि 179 MNAs वजीर आजम के हक में कल वोट देंगे। अलबत्ता मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज कह रही थीं कि सेनेट के इलेक्शन के दिन अदम एतमाद तो हो चुका, अब मुल्क का वजीर आजम है ही नहीं सिरे से। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि जी एतमाद या अदम एतमाद की तहरीक का वक्त आप मुतय्यन नहीं करेंगे बल्कि हम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आज वादे कर दिया कि कल के इजलास में पीडीएम के कोई मेंबर्स शरीक नहीं होंगे। कहीं पीडीएम को तो खतरा नहीं है कि अब उनके अपने मेंबर्स उधर न वोट डालने। वजीर आजम इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के बाद कौम से खिताब में इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद की। एक सीट जो इस्लामाबाद की चली गई, इतना रंज आया कि इलेक्शन कमीशन को आज जवाब देना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने भी साफ साफ कह दिया कि हार नामंजूर, जीत मंजूर, ये खुला तजाद नहीं है। पहले तो सुना था कि रजाकाराना तौर पर वजीर आजम एतमाद का वोट ले रहे हैं, लेकिन जब सदर ममलिकत की तरफ से ये ऑर्डर आया तो वो आइन के आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत था, जिसमें वजीर आजम के लिए लाजिम है कि अब वो 172 वोट कल शो करें। अगर 172 ना हुए तो फिर क्या होगा। हम कौमी मामलात पर बात करेंगे। आज खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया है MKM पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। बहुत शुक्रिया, आजकल इतनी मसरूफियत है, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। वजीर आजम साहब ने आपको खुसूसी तौर पर बुलाया था, आने का कहा था। क्या कोई खतरा है वजीर आजम साहब के लिए? नहीं, देखें जो कुछ हुआ है सेनेट के इंतखाबात में, उसके बाद तो खतरा मौजूद है ना। किस तरह का खतरा? खतरा ये कि वो उनको तो जो कैलकुलेशन थी, देखिए जमहूरियत के नंबरों का खेल है ना, उनके पास तो पूरे नंबर थे। तो पाकिस्तान की सियासत की जो मजबूरियां खराबियां हैं वो उसमें जब शामिल हो जाती हैं तो नताइज ऐसे ही आते हैं। और आप इस जागीरदाराना जमहूरियत के वतन में और क्या पलेगा और क्या निकलेगा और क्या आपको क्या उससे खैर की उम्मीद है? मुझे भी याद है कि नवाज शरीफ वजीर आजम थे मुल्क में, 1 मार्च था 1993 का, उन्होंने तकरीर की, फिर अगले ही महीने अप्रैल में वो घर चले गए। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी, मुझे याद है 96 अक्टूबर में सेनेट में तकरीर की थी और वो नवंबर में घर चली गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कल तकरीर की, कौम से खिताब किया, उसमें भी डिफाइंस नजर आ रही थी। आप देखते हैं कि हम सबको पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के जो हैं और सारे अज़ाय तरकीबी भी पता है। इतना आसान नहीं है चीज़ों को डिफाइन करना, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये सदमा खासा बड़ा सदमा है। आप जिन लोगों पर डिपेंड करते हैं, जिनको आप ऐवानों तक पहुँचाते हैं। शौकत भाई, आपको नहीं लगता है कि जो ये खुफिया रायदही है उसमें ज़मीर के मुताबिक फैसला करने से ज़्यादा वो खुफिया रायदही का जो तरीका हमारा माविन और मददगार बन रहा है ज़मीर के खरीद और फरोख्त में? तो कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि ज़मीर की कितनी वैल्यू है आपकी अपनी खुद सियासत में, हुकूमतों में, और इस तरह की खरीदो फरोख्त कितने अरसे से जारी रही है। नहीं, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है, आप इत्तेहादी भी हैं और आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी होपफुली आप थे, यानी अगर कराची में पीटीआई वाले ही अपने पीटीआई के मेंबर को वोट नहीं देते, मुझे पता है फैसल वाडा साहब को किसने वोट दिए, आपकी सपोर्ट ना होती तो वाडा साहब सेनेटर नहीं बन सकते थे,
केपी में पिछली बार कौन थे, इनके अपने थे, और अभी भी जो सेनेट का इस्लामाबाद की सीट थी वो भी तो पीटीआई वाले थे। फिर दूसरों को ब्लेम करना, अपने घर की हिफाजत ना हो सके, अपने घर को ऑर्डर में ना रख सकना, ये आपका काम है, ये बिलावल का काम है, ये मरियम का काम है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का काम है, ये तो इन्हीं का अपना काम है ना। देखिए, बाज़ औक़ात इस तरह के जो हादसात होते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसमें से कोई सबक हासिल करना चाहे, मैं समझता हूं कि खान साहब जिस तब्दीली के नारे के साथ आए हैं उसमें बड़ी ज़रूरी है कि वो कोशिश करके, हिम्मत करके, अब जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें इलेक्टेबल के बजाय अपने नौजवानों को खड़ा करें। तब्दीली उसी से आएगी। वो लोग जो कई जमातों के मजे ले चुके हों, कई हुकूमतों के तजर्बे हों, उनको वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई तब्दीली लानी है, आपको अपने नौजवानों पर, अपने कारकुनों पर, और वो इलेक्टेबल तो खुद जमहूरियत के लिए गाली है। कुछ लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान में। जब इलेक्टेबल्स को ला रहे थे, हम यकीन माने डॉक्टर साहब, हम यही बात कर रहे थे कि इनको हमने बड़े बड़े घोंसलों में देखा है। ये एक घोंसले से, एक टहनी से उतरते हैं, कभी उतली टहनी, कभी निचली टहनी। एक सीट जो इस्लामाबाद की थी डॉक्टर साहब, उसके लिए इतनी परेशानी क्यों है? मैं खुद हैरान हूं। केपी में देखे ना, इन्होंने खुद कहा था अपोजिशन को, हम आपको 4 देते हैं, लेकिन अपोजिशन को 2 मिली, यानी 2 सीटें एडिशनल मिली उनको। कराची में जितना वो चाह रहे थे उतनी मिल गई। इस्लामाबाद की एक सीट से मसला क्या बना कि तकरीर कर डाली, इदारों के साथ टकराव पे आ गए। हाँ, देखिए, जब सूरत हाल ये हो कि एक बड़ा अहम जुमला सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में तो नहीं, अपने रिमार्क्स में दिया कि भाई एक तरह की मुतनासिब नुमाइंदगी है ना, ये अवाम को तो नहीं देना कि अवाम की मर्जी तब्दील हो गई है। आपके मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों को वोट देना है, तो रिजल्ट तकरीबन पता होते हैं। हमें बिकने वालों के साथ साथ वोट खरीदने वालों को भी पकड़ना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए। पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने की लियाकत जतोई ने बात की थी ना, फिर किसी ने पूछा, उनको तो सेनेटर बनवा दिया। हाँ, 2 बातें हैं। एक तो ये कि पार्टी किसी से पैसे लेके किसी को सेनेटर बनाती है, वो भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कोई सेनेट में जाने के लिए एमपीएस को खरीद रहा हो, ये भी काबिल कबूल नहीं, बड़े जराइम है। मैं तो डॉक्टर साहब कानून साजी होनी चाहिए। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं कि यार्ड स्टिक फिर एक होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपका अपना, ये आपने बिल्कुल मुनासिब बात की, अपना आदमी खरीद रहा है वो जायज है, अगर दूसरे खरीद रहे हैं तो फिर आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। कोई भी देखें, जो जुर्म तो जुर्म है, जो कोई भी कर रहा हो। आज पार्लिमानी पार्टी में उन्होंने फिर तकरीर की। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा, एक आईनी इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है। आप लोगों ने खुद पार्लियामेंट में आर्टिकल 220 डाला और इंश्योर किया कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली सारा खुद मुख्तार हो। आज वजीर आजम ने अपनी तकरीर को डिफेंड किया, या कुछ थोड़ी बहुत थी उनके ज़हन में कि मैं ज्यादा बोल गया? नहीं, मेरा ख्याल है उस पर ज्यादा नहीं गए वो। उन्होंने खुद ही ये कहा कि ये मौका है हमारे लिए कि जो कुछ हुआ है उसको उसके सामने खड़े हों और आगे की जानिब चले। तो बाकी बातें मेरे ख्याल इतनी अहम नहीं थी। हाँ, ये बात देखिए, कोई भी ये एतराज कर सकता है कि अगर खरीदो फरोख्त हो रही है तो उसमें सियासी जमातें भी, सियासी रहनुमा भी कसूरवार है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस हवाले से कोई इकदाम उठाए। अगर उसको लगता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कानून हमने नहीं बनाना, कानून आपने बनाना। मैंने यही कहना था, हमने कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कानून के मुताबिक जो कानून है इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद कर रहा है। हम कहेंगे फिर कि जी इलेक्शन कमीशन तो आइन नहीं बना सकता, न सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। ये बात आपके सामने कह रहा हूं डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात अगर उसने की है कि ये फैसला करना है ऐवानों को, किया उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में लिखा है, तो ये बात हमने भी की आज कि बहुत सारे मामले जब तक, देखें, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि पाकिस्तान की आइन में बहुत सारी एम्बिग्विटी है जी, और मुझे लगता है वो इंटेंशनल है कि ताकतवर को जब मौका मिले अपनी मर्जी की तशरीह कर ले। उसमें क्लैरिटी का आना बहुत जरूरी है, और इसीलिए सारी की सारी आपकी उलझनें मौजूद हैं आपके इसमें। हम बात कर रहे हैं, आपने तहफ़्फ़ुज़ात भी आज बयान किए, क्योंकि आपकी एमकेएम की अलहदा भी मीटिंग हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ, फिर पार्लिमानी पार्टी में मौजूद थे। मैं जरूर इस नुक्ते पे आता हूं, लेकिन नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे रूबरू हैं एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। आपने सुने लंबे चौड़े तहफ़्फ़ुज़ात आज वज़ीर आज़म साहब के सामने रख दिए। नहीं, हमने नहीं रखे। हमने ये कहा कि इस मौके पर उन तमाम चीजों को इयादा करने, आप हमें उमूमन ऐसे मौकों पे बुलाते हैं कि जिसमें हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का अगर जिक्र करें तो लगता है कि कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इसके बाद आप बैठ जाएं और सीरियसली गुफ्तगू करने। जो 100 बार तो पहले हो चुकी है, कराची में हो चुकी है, 9-0 पे हो चुकी है, गवर्नर हाउस में हो चुकी है, वज़ीर आज़म हाउस में हो चुकी है। हमने अपना करैक्टर शो किया है ना। और शौकत भाई, मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि हम रिसीविंग एंड पे नहीं है, हम गिविंग एंड पे भी। 7 वोटों पे हुकूमत खड़ी है, जो आप कहते भी रहते हैं। अब ये बताइए कि 3 साल में हमने कहीं कभी ब्लैकमेलिंग की इस हवाले से? हमने कभी अपने वादों से ब्रीच किया है? हमने तो हुकूमत, जब मैं वजारत छोड़ रहा था, जब भी सबसे पहली बात ये की थी कि अगर हमारे वोटों की वजह से हुकूमत का गिरने के इम्कान आते हैं तो ये नहीं गिरने देंगे हम, पहली बात। तो फिर आप वॉलंटियर क्यों करते हैं? नहीं, वॉलंटियर जब कोई मुतालबा पूरा नहीं हो रहा, वर्कर्स प्रेशर डालते हैं, फिर आप क्यों साथ बैठे हैं? ये अब फैसले का टाइम है हमारे लिए ना। किस तरह के फैसले का? फैसले का टाइम ये है कि वजीर आजम को ये फैसला करना है कि उन्होंने एमकेएम के मुतालबात क्या हैं। आधे जो मुतालबात हैं वो इंसानी हुकूक से ताल्लुक रखते हैं। वजीर आजम ने फैसला करना है, हुकूमत ने करना है, वो तो 3 साल से नहीं हुआ, अब फैसला तो आपको करना है ना। अतमामी हुज्जत समझते हैं ना आप? खाले हुज्जत तमाम होने जा रही है, होती जा रही है। अगर वजीर आजम को लगेगा, मैं समझता हूँ साफ़गो आदमी बता देंगे कि आपके ये जो मुतालबे जो हमने मान लिए थे और हमारे वादे थे, रिटर्न थे ना, वो रिटर्न थे, वो उसको हमने सही तरह से जज नहीं किया। हम आपके जायज ऑफिसर्स आपको वापस नहीं दिला सकते जो खरीदे हुए एमकेएम के। आपके लापता अफराद बाजी अब हम नहीं करा सकते। इंसानी हुकूक के मामले ना, सियासी मामले हैं दूसरे। अगर कराची जो कि आज भी 70% रेवेन्यू दे रहा है, सिंध के बजट का 95% दे रहा है, उसके लोगों को टैक्स देने के बावजूद भी पीने का पानी नहीं मिलेगा, निकासी आपका सहूलत नहीं मिलेगी, कचरा उठाने की सहूलत नहीं मिलेगी। ये भी टिकर चल रहे थे आपकी मुलाकात के बाद। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, जो मैं आगे जरा बढ़ना चाह रहा हूं कि आप डिप्टी चेयरमैन की सीट मांग रहे हैं। नहीं, अभी तक तो ये बात नहीं की है, लेकिन ये कोई हमारे लिए शजरे ममनुआ भी तो नहीं होना चाहिए। आज मांगी है? देखिए, 2 बात नहीं, आज नहीं मांगी, आज नहीं मांगी। देखिए, 2 बातें। आज कोई मुतालबा नहीं किया? आज कोई मुतालबा नहीं किया हमने। देखिए, हम पीटीआई को एक और बात याद दिलाते हैं कि हमारे अगर मुतालबे पूरे हुए ना, उसका ज्यादा फायदा आपको होना है। आपको याद ही नहीं रहता कि कराची का मैंडेट अब आपके पास है। लोग हमें देखिए, लोगों को सोचे जो दूसरी सियासी जमातें कराची में मुजाहरा कर रही हैं, वो हमारे खिलाफ कर रही हैं कि कराची के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, जबकि हुकूमत और मैंडेट किसी और के पास है। इनके अपने एमपीए ने वोट क्यों नहीं दिए पीटीआई के एमपी? देखिए, मैं पीटीआई के बिहाफ पे तो बात नहीं आप तो जानते तो है ना। देखिए, ये तो पिछली दफा भी हुआ है तारीख में। पिछली दफा तो तारीख में पहली दफा ये हुआ कि हमारे कुछ लोगों ने भी ये अपना जमीर बेचा, लेकिन पिछले इलेक्शन में। लेकिन फर्क ये है कि फिर अब उनसे कभी एमकेएम का ताल्लुक जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। तो बाकी लोगों को भी शायद इसी चीजों को फॉलो करना चाहिए। आप फरमाएं। आप एक अहम बात कर रहे थे जिसको मैं कि ताहम ये बात है कि अगर पीटीआई ने अपने किसी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया तो हमारा उम्मीदवार नहीं होगा, सही है ना? वो पीटीआई का होगा, वो एमकेएम का नहीं होगा। अगर पीडीएम में तब सारी सियासी जमातें मिलकर कोई फैसला करती हैं तो मेरा ख्याल है ये वजीर आजम साहब की जिम्मेदारी है कि इत्तेहादियों को बैठ के कोई मुतफक्का फैसला करना चाहिए, चेयरमैन के लिए भी और डिप्टी चेयरमैन के लिए भी। और मैं ये क्यों कह दूं, चेयरमैन का तो ऐलान कर दिया ना उन्होंने। जनाब, हमने तो नहीं किया ना। फिर बात हुई है, हमसे बात हुई है और बड़े मेहरबान है हमारे लिए। नहीं, फिर मैं आपकी इस बात का क्या मतलब हूं कि आपने अभी चेयरमैन का ऐलान नहीं किया? नहीं, तो आप इंडिपेंडेंट खड़े हैं, आप दूसरी साइड पे जा सकते हैं। ऑप्शन फिर मैं ऑप्शन बता रहा हूं ना। देखिए, जो हमारी राब्ता कमेटी बैठी हुई है, जी, ये तो उसको फैसला करना है ना कि कहां पर। हमारे बिहाफ पे तो पीटीआई फैसला नहीं कर सकती कि एमकेएम को किसको वोट देना है। हाँ, इसकी इखलाकी तौर पे हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी कि हमारे साथ बैठ के तय होगा तो हम उनके साथ होंगे। अभी जितनी, और आपने जो बोला डिप्टी चेयरमैन का, व्हाई नॉट चेयरमैन? यानी एमकेएम चेयरमैन का उम्मीदवार की उम्मीद रखती है। उम्मीद की बात भी नहीं है। हाँ। कि हम क्यों नहीं मांग सकते?
हमारा हक क्यों आप नहीं है? मांग रहे हैं फिर? हमारा हक क्यों नहीं है? आप मांग रहे हैं फिर? नहीं, ये आज मीटिंग हुई है सीरियसली कराची के अंदर, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, हम वजीर आजम के साथ बात करेंगे। हम फिर ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं क्लैरिटी अपने लिए चाह रहा हूं, व्यूअर के लिए। इट मींस कि एमकेएम अब सेनेट चेयरमैन का ओहदा मांगेगी अपने लिए? मांग सकती है, मांग सकती है। चले चले, लेट मी। चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, कोई हमें टेकन फॉर ग्रांटेड तो ना लेना यार। हमने पिछली दफा बलोचिस्तान के वो कैबिनेट मेंबर्स तो हैं आपके वफाकी काबीना में, दो नहीं, वो मैं तो सेनेट के हवाले से बोल रहा हूँ ना। देखिए, बलूचिस्तान के लिए पिछली दफा हमसे कहा गया है ना कि छोटा सूबा है, हमने दिया ना, ठीक है, हमने दिया। पिछली दफा डिप्टी चेयरमैन सिंध के शहरी इलाकों को मिली थी, अब की तो ये मुतालबा आ सकता है कि सिंध के शहरी इलाकों को दी जाए, तो उसमें एमक्यूएम भी शामिल है। एमक्यूएम ने जिस तरह जिम्मेदारी का सबूत दिया है, एमक्यूएम ने जिस तरह हम एमक्यूएम के एक ना एमपीए ना एमएनए वो इधर उधर हुआ है, हमने हुकूमत के साथ जो वादा किया था उसकी पूरी जिम्मेदारी, क्वालिटी और क्वांटिटी, हमने तो गलत मोहर नहीं लगाई। इस सारे सिनेरियो में, सेनेट इलेक्शन के सिनेरियो में जितना झगड़ा चला वो इस बात पर था कि जितना किसी के एमपीएज हैं उसके तनासुब से सेनेट की सीटें आ जाएं। यही प्रिंसिपल चेयरमैन सेनेट पे नहीं अप्लाई हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वजीर आजम ये क्यों नहीं सोचते? इस वक्त पीडीएम की सेनेट की सीटें ज्यादा हैं, फिर क्यों अपना उम्मीदवार खड़ा किया वजीर आजम साहब ने? देखिए, ये तो फिर कौमी असेंबली में भी जो बड़े अक्सरियत से भी वजीर आजम आते हैं, जो पार्टी जीतती है उसका इलेक्शन होता है, ये तो नॉर्म्स है। ये चीजें बैठ के तय हो सकती हैं, ये बैठ के तय हो सकती हैं कि वो तो फिर जो आम इंतखाबात के बाद नतीजा आता है तो ऑब्वियस होता है कि किसकी हुकूमत बननी है, लेकिन फिर भी इंतखाबात ऐवान के अंदर होते हैं, तो वो भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है इस तरह। नहीं, एक जिस असूल की बार बार हुकूमत की तरफ से बात की जाती रही, अभी पीडीएम के 52 बन रहे हैं, 53 बन रहे हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनके वो जो जमहूरी प्रोसेस है उसके लिए उनको इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ये पता होने के बावजूद भी कि ऐवान में उनकी तादाद कम है और वो हार जाएंगे, लेकिन उसके लिए जीतने के लिए वो अगर खरीदो फरोख्त शुरू कर दें तो फिर ये यहां से जद पड़ती है जमहूरियत को। ये फरमाइए कि वजीर आजम ने कहा मैं अपने तौर पे एतमाद का वोट लेता हूं, लेकिन जिस आर्टिकल के अंडर ये समन हुआ, आप तो पुराने पार्लियामेंटेरियन है, 91 क्लास 7 के अंदर, सदर ममलिकत को क्यों यकीन है कि वजीर आजम एतमाद खो चुके हैं अक्सर? अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है इस बात पे। इसलिए हैरत है कि जब ये कहा जाता है और आपने आइन के अंदर ये गुंजाइश रखी है कि कोई भी आदमी अचानक जिसका जमीर जाग जाए, यानी कि जमात अपनी सियासी जमात की चॉइस के वक्त उसका जमीर नहीं जागा हो, इलेक्शन में टिकट लेते हुए जमीर ना जागा हो, बाद में वोट देने के लिए उसका जमीर जाग भी जाए, इसकी गुंजाइश रखिए ना। अगर पीटीआई के कुछ लोगों ने अपने जमीर का सौदा नहीं कहूंगा मैं, जमीर किसी और पार्टी को दे दिया, तो वजीर आजम के एतमाद में कहां फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है ना। तो फिर इस आर्टिकल के अंडर क्यों समन किया गया ना? ना कि उन्होंने जमीर के मुताबिक ये समझा कि हम वोट नहीं दें, नून का उम्मीदवार पीपुल्स पार्टी का उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार से बेहतर है, ठीक है, लेकिन वजीर आजम पे अदम एतमाद भी नहीं कर रहा वो। जी हाँ, है ना? तो मुझे नहीं अंदाजा कि पीटीआई ने क्यों तय किया या वजीर आजम सदर ममलिकत को क्यों लगा कि इससे वजीर आजम की पर एतमाद की नफी होती है। लेकिन जो मुहज़्ज़ब माशरे हैं, और क्या वजीर आजम को ट्रैप किया गया है? नहीं, मैं कह रहा हूं जो मुहज़्ज़ब माशरे हैं, जो जेन्युइन 91-7 के अंडर ये समन करके और ये करारदाद अब तो बाकायदा एक आईनी शक्ल दे दी गई ना, तो क्या वजीर आजम ट्रैप हो गए? ट्रैप इसलिए नहीं कहूंगा मैं कि उनके पास आदात तो है ना, अगर उसमें भी कोई वारदात होनी है तो वाकई ट्रैप बिछाया गया ये। लेकिन आप मुहज़्ज़ब माशरों में जेन्युइन जमहूरियतों में देखेंगे एक इल्जाम भी लग जाए ना, तो वजीर आजम और ऐसे मौके पे एतमाद का वोट लेते हैं या इस्तीफा दे देते हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि एतमाद का वोट लेना बहुत जरूरी था उनके लिए। नहीं, लेकिन जो खतरे की मैं बात कर रहा हूं, शेख रशीद अहमद ने आज एक बात की, जरा सुनाएं, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब का तजिया लूंगा उस पर। खुदा ना खास्ता अगर कोई अप डाउन हो गया तो फिर कल तो अपोजिशन के लिए वैसे ही एक अजीब दिन होगा।
वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, शेख रशीद तो कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो, या दोबारा मैंने सुन लिया, मुझे नहीं समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने फिर ये क्यों कहा कि अपोजिशन के लिए अजीब सा दिन होगा? फिर वो तो उनके लिए ईद का दिन होना चाहिए था। वो शायद वो अपोजिशन को इतना खुशी में शेख रशीद साहब नहीं देखना चाह रहे, जो देख नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कह दिया ना कि खुदा न खास्ता अगर ऊपर नीचे हो गया, यानी कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द गवर्नमेंट्स माइंड ये है कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए कल। नहीं, जो कुछ फिर क्यों रिस्क लिया? नहीं, मेरे ख्याल अखलाक की जरूरत होती, रिस्क के बावजूद करना चाहिए था ना, जबरदस्ती तो इख्तियार पे नहीं बैठना चाहिए। 93 में मियां नवाज शरीफ के हक में जो मैं कह रहा हूं एतमाद का वोट आया था, उन्होंने एक करारदाद पास कर ली थी। करारदाद में था कि हम वजीर आजम पे एतमाद का इजहार करते हैं। इसको बाकायदा आईनी शक्ल दे दी गई है। ये इस पे मुझे भी हैरानगी है। ये जरूर आप पीटीआई की किसी जिम्मेदार उनको बुला के, वजीर आजम के इलेक्शन के लिए आजकल जो अब आइन है पाकिस्तान का, उसमें 172 पूरे करना भी जरूरी नहीं है। जी हाँ, उसके लिए आपके पास सिटिंग एंड वोटिंग दूसरी तीसरी वोटिंग में, लेकिन एतमाद की तहरीक के लिए, कामयाबी के लिए आपको 172 करना है। जी हाँ, या तो वो साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे लोग इंटैक्ट हैं, लेकिन वो 2 रोज पहले वाले इलेक्शन से ये साबित नहीं हो रहा, नहीं हुआ। तो आज पार्लिमानी पार्टी में वो 15-16 भी बैठे होंगे जिनके बारे में वजीर आजम साहब खुद कहते हैं कि वो बिक गए। आंखें तो 4 हुई होंगी ना सबकी एक दूसरे के साथ। अब मुझे नहीं पता कि उनको कितना पता है कि कौन बिक गया इस खुफिया राय। शेख रशीद साहब ने कल कहा, उन्होंने कहा कि शायद हुकूमत को इल्म है कि वो 15-16 कौन है। अब शेख रशीद अहमद महज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह नहीं है, वो रेलवे के वजीर नहीं है, वो वजीर दाखिला हैं जहां सारी रिपोर्ट्स आती हैं। तो वो बाकायदा किसी इंफॉर्मेशन के बगैर थोड़ा कह रहे होंगे। जब हुकूमत को इल्म है, आज वजीर आजम को भी फिर बताया तो गया होगा, अगर हुकूमत को इल्म है कि ये लोग हैं, तो वो 15-16 भी बैठे होंगे, इधर वजीर आजम भी बैठे होंगे। मुझे लगता है जो ज्यादा तालियां मार रहे थे, आज नारे मार रहे थे, वही तो नहीं थे। ये मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन ये बड़ी बदनसीबी होगी कि हमारे रैंक एंड फाइल में ऐसे लोग मौजूद हों। अच्छा, वजीर आजम उन्हें बिकाऊ माल कह रहे हैं, कहते हैं वो बिक गए, कल उन्हीं से एतमाद का वोट लेंगे। हाँ, ये मैंने इस तरह ये बात सुनी नहीं है। अगर वो एतमाद का वोट दे रहे हैं तो उनसे फिर ये भी पूछा जाए कि उनको हफीज शेख पे एतमाद क्यों नहीं था, और ज़मीर अचानक उस मामले पे क्यों। मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिनरी एक्शन किसी न किसी वक्त उनकी पार्टी जरूर लेगी, नहीं लेगी तो बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक और खराबी जो है उसकी बुनियाद रख दी जाएगी। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, जैसे केपी में 20 निकाले थे, इधर तो अपनी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, 15-20 को निकाल दिया या 15-16 को निकाल दिया तो हुकूमत तो वैसे ही गिर जाएगी। हुकूमत उसूलों से ज्यादा कीमती नहीं होती। तो इमरान खान कर देंगे कुर्बान असूलों मुझे नहीं पता, मैं तो उसूलों की बात कर रहा हूँ, मर्जी की बात नहीं उनकी, ये उनको फैसला करना है। अच्छा, आप इत्तेहादी हैं, आपने तो आज बिल्कुल सॉलिडली आपने बता दिया कि हम आपके साथ हैं और ये वक्त मुतालबात पेश करने का ही नहीं है, बाद में जब मीटिंग हो जाएगी। कुछ इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, GDA फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सुना को खत भी लिख दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी कर दी, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा बोल भी रही थी, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा बोल भी रही थी। तो इत्तेहादियों में तहफ़्फ़ुज़ात आने का क्या मतलब होता है? जी, ये देखिए, इत्तेहादियों ने तो हर वक्त पे अपना वादा पूरा किया है। अब हुकूमत अपना वादा पूरा करे या अपनी मजबूरियां गिना दे ना। अगर ऐसी मजबूरियां होंगी तो हम भी मान लेंगे, भाई ठीक है, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर मुतालबा हम आपसे ही क्यों रखें ना। पीर साहब ऑफ पगाड़ा साहब कैसे हारे फिर? देखिए, उनको 6 तो वोट्स का फर्क पीटीआई के अंदर आया है ना, यानी पीटीआई के 6 MPA ने 6 का फर्क तो आया है ना। फर्क से क्या मतलब? कि जो टेक्नोक्रेट थे उनको भी 6 वोट कम पड़े जितने के पीटीआई GDA, MQM और पीटीआई की जो बनती थी स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ 50, उसमें से 6 कम वोट पड़े। 6 वोट, यानी जो अपोजिशन सिंध असेंबली में अपोजिशन के 6 वोट थे, वो उन्होंने अपोजिशन को वोट नहीं दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं? वो नहीं दिए ना,
और वो हर तरफ ये 6 की ही कमी रह गई है। तो ये कैसे डिटरमाइन हो रहा है कि 6 जो वोट थे वो पीटीआई वाले थे जो नहीं दे रहे थे? इसलिए कि यूनुस साई को पीटीआई नहीं देने थे, जीडीए के कम थे, 14 थे ना, बाकी पीटीआई को देने थे। तो पीटीआई की तरफ से क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता। एमक्यूएम को तो नहीं देने थे उनको। एमक्यूएम के पास वो जो एक्स्ट्रा वोट था वो शायद वाल्डा साहब को चला गया और वो सेनेटर बन गए, जो मैं पहले भी गुजारिश कर रहा था कि वो वाडा साहब आपकी वजह से जीते। कुछ चीजें हैं मैं जरूर बात करना चाह रहा हूं। उजैर बलोच की मसलसल जमानतें हो रही हैं और मुझे तो लगता है कि वो जल्द रिहा हो जाएंगे। जी हाँ, उजैर बलोच के हवाले से ये लगता है उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया। सियासी लोग तो उनकी तो ना बरियत हो रही है ना वो छूट रहे हैं, और 7-7, 8-8 साल से उनके केसेस नहीं चल रहे हैं, और ऐसे बिल्कुल जेट ब्लैक क्रिमिनल्स। ये क्रिमिनल था उजैर बलोच या प्रोपेगेंडा था जो अभी प्रूव नहीं हो रहा? यानी मैं हर दूसरे तीसरे दिन देखता हूं एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनकी जमानत, पता नहीं कितने केसेस थे, बहुत सारे केसेस सुने थे। जिस तरह से जमानतें हो रही हैं, जिनके लोगों को उन्होंने काटा पीटा, इन्होंने तो लोगों को ज़िबा करके इंटरनेट पर डाला था ना, तशद्दुद करके। उर्दू बोलने वालों को, गुजराती बोलने वालों को, मेमनी बोलने वालों को, मेवाती बोलने वालों को अपने इलाकों से उठाया है, उनको बाकायदा मशीनों से काटा है, इंटरनेट पे डाला है, दिखाया है, लोगों की गर्दनें काटी हैं, उससे फुटबॉल खेली गई है पूरा। तो क्या अच्छा, फिर एविडेंस नहीं है? आपने मीडिया ने नहीं देखा है कि पुलिस घुसती थी उनके इलाकों में तो वहां से किस किस्म के असला इस्तेमाल होते थे? आपने कभी एमक्यूएम की पुलिस मुकाबले देखे कि एमक्यूएम ने वो जिनके बारे में इतना सुना कहा जाता है, मीडिया जिनके खिलाफ रहा है काफी अर्से तक, कभी इस तरह की कोई नहीं। मैं तो चूंकि आप जाहिर है कराची की बड़ी पार्टी के बड़े सरबराह हैं, एविडेंस नहीं है कि मसला क्या है। हम तो सिर्फ जी ये कहीं ना कहीं से सपोर्ट है, कहां मुझे नहीं पता है। अच्छा चले, वो मतलब उस पार्टी का उनसे ताल्लुक किसी से तो पार्टी पे तो पथराव हुआ था लियारी में, बिलावल भुट्टो के काफिले पे पथराव किया गया था, हमला किया गया था बाकायदा। तो लियारी में होता ना, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं। ये उधर नहीं थे लियारी गैंग, लेकिन इनके प्रोग्रामों में आप ये जब बीबी पे हमला हुआ है वहां पे कराची में, तो इनके वालिद मोहतरम जिनके साथ डकैत लगता था, रिमांड डकैत, उनकी गाड़ी में गई थी ना वहां से। बाद में इनके प्रोग्रामों में शरीक नहीं होते रहे पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत। दूसरी तरफ फिर उनके दिए गए नुमाइंदे पीपल्स पार्टी की सीट से इलेक्शन जीते। अच्छा, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख पर टेररिस्ट जो है वो केसेस है, क्या वाकई वो दहशतगर्द है? अगर वो बिल्कुल दहशतगर्द नहीं, ना वो दहशतगर्द है, ना एमक्यूएम के कई 100 लड़के जो वहां पर हैं वो दहशतगर्द हैं। अभी भी आपको पता लगा होगा कि जो जियो के एक रिपोर्टर थे जिनका कत्ल एमक्यूएम पे डाल दिया गया था, वो बरी हो गए ना सारे। हजार केस बने एमक्यूएम पर, और जिनको बीबी कैंगरू कोर्ट्स कहती थी वहां से उनको सजाए मौत और उम्र कैद मिली है। लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी वालों से ये क्वेश्चन पूछा है कि जी क्या वो टेररिस्ट हैं, वो भी कहते नहीं है, लेकिन चूंकि गन्स लहराई थी, लॉ के मुताबिक यही दफा जो सेक्शन है लॉ का वो अप्लाई होता है, क्या हर गन लहराने वाला टेररिस्ट होता है? मेरा ख्याल है यही जिसके बारे में मैं कह रहा था, कानून और आइन में ऐसी गुंजाइशें रखी गई हैं कि जो आप सिंध में रहते हैं, पीपल्स पार्टी ने भी आपको ऑफर की थी कि हम 2 सेनेटर्स आपको देते हैं, और साथ उन्होंने क्यों देते हैं? वो साथ उन्होंने कहा होम मिनिस्ट्री भी देते हैं। तो जिन मसाइल की आप बात कर रहे हैं, जिन हालात की बात कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री तो वो पर्पस सर्व करती है आपको। जनाब ये सियासत इबादत की तरह कर रहे हैं इसमें, और पीपल्स पार्टी को तो कई बार सिंध के अंदर शहरी और देही की दरमियान जो खलीज को पाटने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। ठीक है ना, आप 2 बार तो इत्तेहादी रहे हैं ना, कई बार रहे हैं, 90s में भी रहे, फिर अभी जो हुकूमत थी 88 में रहे, कई बार रहे ना, ऐसे ही ना 88 में भी आप, लेकिन जब भी आपने इत्तेहाद तोड़ा आप अलहदा हुए, हुकूमत गिर गई, और ये नून लीग के साथ भी होता रहा। हाँ, सभी एहतियात करें।
सभी ये पीटीआई के लिए मैसेज नहीं वैसे कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपने मैसेज दे दिया है, मैसेज दे दिया है, क्योंकि वो लग ऐसे रहा है जैसे आजकल सियासी तनाव है ना, तो हम शायद 90s की पॉलिटिक्स में गए हुए हैं। उस वक्त तो 90s की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाएंगे? कॉन्फिडेंस 70 साल से आप जागीरदाराना जमहूरियत से निकलने को तैयार ही नहीं है। मियां साहब जिस जमाने में जीते नहीं, लेकिन मिसाक जमहूरियत का मुआहदा तो 90s को खत्म करने के लिए किया गया था ना। तो जागीरदार खत्म हो गए थे क्या उससे? जागीरदाराना सियासत खत्म हो गई थी क्या? मौरूसी सियासत खत्म हो गई क्या? जब मियां नवाज शरीफ आए तो हमें एक बड़ा एडवांटेज ये लग रहा था कि जागीरदाराना बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जागीरदाराना सियासत की इतनी मजबूरी है कि वो भी मॉडल टाउन को छोड़ के उन्होंने जागीरें खरीदे और रायवंड में जाके शिफ्ट हो गए। फैसल सब्जवारी साहब को आपने सेनेटर बनाया, नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, बड़े सीनियर लोग भी आपकी पार्टी में मौजूद थे। मुझे याद है जब वो फैसल सब्जवारी साहब डॉक्टर फारूक सत्तार को छोड़ रहे थे, डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ साथ गले मिलके वो रोए भी थे, लेकिन छोड़ के चले आए थे। आज माशाल्लाह सेनेटर बन गए। अच्छा, जो हमारे फैसल सब्जवारी हैं या खालिदा तैयब बाजी हैं, ये दोनों मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के। तो एमक्यू में क्या बुरा था कि एमक्यू जो बाकी लोग जिस तरह के उम्मीदवार खड़े कर रहे थे, हम भी ना खड़ा कर देते इसी तरह का कोई 30-35 करोड़ 20 करोड़ 15 करोड़ नहीं तो 5 करोड़ तो हमें देता ना। जब एक ऐसी जमात जिसको कि एक पाई का चंदा जमा करने का मौका न मिल रहा हो, तो उसने अपना कैरेक्टर शो किया ना। जिनके आप इत्तेहादिए वहां तो पैसे वाले आए हैं ना, ये तो नहीं कह सकते कि जी वहां पैसे वाले नहीं आए। मैं तो अब एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ, उसकी एमक्यूएम के तर्ज सियासत की बात कर रहा हूँ। ये दहशतगर्दी है फैसल सब्जवारी को भेज देना या खालिदा बाजी को भेज देना। बड़ा अच्छा किया, जिनके जहन में भी ना हो, वो नौजवान है, अगर हम दहशतगर्दी है, क्राइम में ही है, तो हमें दूसरे तरह के फैसले करने चाहिए ना। हमारे फैसले ही साबित कर रहे, पढ़े लिखे नौजवान को भेजा है। बहुत अच्छा पाकिस्तान की फ्यूचर मैं वेलकम कर रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं तो वेलकम कर रहा हूं कि फैसल सब्जवारी नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, पार्टी की बात करते हैं, ये आइडियल जिनको आप यहां बयान कर रहे हैं, बिल्कुल यही बातें करते हैं, हम तो वेलकम कर रहे हैं उनको। तो फैसल क्या नहीं बन सकते सेनेटर में? उनमें क्या कमी है? सेनेट चेयरमैन का मैं उनका नाम नहीं दे रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं, हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे, तो आप क्यों नहीं उनको कंसीडर करेंगे? उनकी सलाहियतों को कंसीडर नहीं करेंगे या उनकी जबान को कंसीडर नहीं करेंगे? डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये सवाल यकीनन आपके इत्तेहादियों के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए या पीटीआई के लिए। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ, उम्मीद है इंकशाफात भरा ये इंटरव्यू और खबरों से भरा ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।